24 मई 2000 इजरायली सेना को अपनी सरकार के आदेश पर लेबनान से बाहर निकलना पड़ रहा था, जो 1982 के बाद से ही वहां की जनता के लिए यमदूत बनी हुई थी। 1948 में अपने फॉर्मेशन के बाद इजराइल की जिस ताकतवर सेना ने अकेले अपने दम पर मिडिल ईस्ट में अरब देशों को 3-3 बार धूल चटाई थी, उसे लेबनान से 18 साल बाद अपने कब्जाए हुए हिस्से को छोड़कर खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। इजराइल को ये शर्मनाक हार हिजबुल्लाह ने दी थी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इजराइल को बर्बाद कर उसके वजूद को मिट्टी में मिला देना। बढ़ती ताकत के साथ हिजबुल्लाह के कारनामे भी बड़े होते गए। उसने लेबनान के बेरूट में सालों से डेरा जमाए बैठी अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी का वो हश्र किया कि इन ताकतवर देशों को भी वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। हिजबुल्लाह की इतनी बड़ी ताकत के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल देशों में से एक ईरान था, जो आज भी हिजबुल्लाह का गॉडफादर बना बैठा है। ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह कुछ ही सालों में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी पावर के रूप में उभर चुका था। जहां ईरान ने उसे हमेशा फंडिंग और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की, तो वही हिजबुल्लाह ने सदा ईरान के एक वफादार प्यादे की भूमिका निभाई है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये हिजबुल्लाह और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे वो ईरान का प्रॉक्सी बना और आखिर क्यों वक्त वक्त पर उसके हजारों मिलिटेंट्स और दर्जनों टॉप लीडर्स के मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई है। In June 1982, Israel invaded Lebanon in response to attacks on its north. Many Lebanese groups formed to resist the invasion, including Shia-led Hezbollah. Israeli airstrikes on Sunday crash into southern Beirut. Israel says the attacks are part of its ongoing campaign against Iran-backed terror group Hezbollah. Rocket attacks by Hezbollah reportedly killed 7 people in northern Israel, marking one of the highest civilian death tolls from strikes by the militant group. On Tuesday evening, around 2,800 people were injured in Lebanon when their pagers suddenly exploded and at least 9 people died. Most of the injured were from Hezbollah and they're blaming Israel for the attack. Some of them have basically said that they're concerned that if there is a ceasefire between Israel and Hezbollah, that could negatively impact the situation over in Gaza and the potential for possibly a ceasefire there between Israel and Hamas. हिजबुल्लाह के वजूद की कहानी को जानने के लिए हमें आज से एक सदी पीछे जाना होगा, जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद एलाइड पावर्स ने पूरे मिडिल ईस्ट को आपस में बांटने का फैसला लिया। इसके लिए 1920 में सैन रेमो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के बाद सीरिया का कंट्रोल फ्रांस को दे दिया गया था। उस समय लेबनान सीरिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन सीरिया को अपने कंट्रोल में लेने के बाद फ्रांस ने सितंबर 1920 में ग्रेटर लेबनान का फॉर्मेशन करते हुए इसे एक सेपरेट नेशन डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस द्वारा यहाँ के मैरोनाइट क्रिश्चियंस को फेवर किया जाता, जबकि इसके अलग अलग पार्ट्स में शिया और सुन्नी सेक्ट के लोग भी एक बड़ी तादाद में रहते थे। फ्रांस के इस डिवीजन और फेवरेटिज्म से लेबनान में रिलीजियस टेंशंस काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से यहाँ शांति कायम करने के लिए 1926 में फ्रांस ने लेबनान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। इसमें तीनों ही कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं और अधिकारों का ध्यान रखते हुए कन्फेशनलिज्म के जरिए यहाँ की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट तीनों कम्युनिटीज के बीच डिवाइड कर दी गई। इससे कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ कम हुआ, लेकिन देश अब भी फ्रांस के कब्जे में था, जिससे लोग जल्द ही निजात पाना चाहते थे। वही 1939 तक आते आते एक बार फिर दुनिया के पावरफुल देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। इस वॉर का आउटकम बेशक एलाइड पावर्स के फेवर में रहा, लेकिन जंग के दौरान हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी ने फ्रांस को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उसके लिए अपनी कॉलोनीज को संभाल पाना इम्पॉसिबल हो गया था। युद्ध के बीच में ही फ्रांस को कमजोर पड़ता देख लेबनान में इंडिपेंडेंस की मांग तेज होने लगी और भारी दबाव के बीच 22 नवंबर 1943 को लेबनान फ्रांस से आजाद हो गया। आजादी के बाद यहाँ पीस एस्टैब्लिशमेंट और आपस में तालमेल बैठाने के लिए सत्ता को रिलीजन और सेक्ट के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। इस डिवीजन के तहत प्रेसिडेंट का पद क्रिश्चियन और प्राइम मिनिस्टर का पद सुन्नी को दिया गया, जबकि स्पीकर ऑफ द चेंबर का पद शियास को सौंपा गया। यहाँ सिचुएशन कुछ संभली ही थी कि तभी 5 साल बाद 1948 में यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल का फॉर्मेशन हो गया, जिसे पैलेस्टाइन के हिस्सों को काट कर बनाया गया था।
अरबों की धरती पर यहूदियों के बसाए जाने के मुद्दे ने पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया और जल्द ही 1948 में अरब इजरायली वॉर छिड़ गई। लेकिन सरप्राइजिंगली इजराइल ये वॉर जीत गया। वॉर में मिली इस हार से पैलेस्टाइन की एक बड़ी आबादी को अपना देश छोड़कर जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और लेबनान में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भी पैलेस्टाइन में शांति कायम नहीं हो सकी और यहाँ पैलेस्टीनियंस को हक दिलाने के नाम पर 1967 में 6 डे वॉर एंड 1973 में यौम किपुर वॉर हुई, जिनमें फिर से इजराइल की जीत हुई और फिर से यहाँ के लाखों पैलेस्टीनियंस को देश छोड़ना पड़ा। कई सालों तक हुए इस माइग्रेशन से इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान में पैलेस्टीनियंस की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इस दौरान पैलेस्टीनियंस के अधिकारों के लिए छोटी छोटी कई ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी थी, जिन्हें साल 1964 में यूनाइट कर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का फॉर्मेशन होता है। अहमद शुकेरी, यहाया हमूदा और यासिर अराफत जैसे नेताओं ने PLO का नेतृत्व करते हुए पैलेस्टीनियंस के राइट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। पैलेस्टीनियंस अपनी इस दशा के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानते थे, इसलिए PLO का टारगेट इजराइल था। PLO इजराइल को निशाना बनाने के लिए लेबनान के अंदर अपने बेसेस बनाने लगा। जहां लेबनान में पहले से ही एक बड़ी आबादी सुन्नी लोगों की थी, तो वही माइग्रेशन के कारण भी काफी संख्या में पैलेस्टीनियंस यहां आ पहुंचे थे जो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते थे। इससे लेबनान में सुन्नी लोगों की तादाद बढ़ चुकी थी। PLO भी एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन था, जिस कारण तेजी से यहाँ के सुन्नी लोग उसके साथ जुड़ने लगे, जिससे कुछ ही सालों में सदर्न लेबनान के कई इलाकों पर PLO का कंट्रोल हो गया। PLO पहले इजराइल की मिलिट्री को टारगेट कर रहा था, लेकिन बढ़ती ताकत के नशे में चूर PLO के अंदर के कई गुटों ने टेररिज्म का सहारा लेकर इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए। उनके द्वारा इजराइल के खिलाफ बॉम्बिंग्स एंड प्लेन हाईजैकिंग समेत कई हाई प्रोफाइल अटैक्स किए गए। इजराइल के साथ यूं मुखर होकर लड़ने के साथ साथ PLO लेबनान में भी ज्यादा से ज्यादा पावर कैप्चर करना चाहता था। लेबनान में अलग अलग ताकतों के बीच सत्ता के लिए शुरू हुई तनातनी ने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने का काम किया और 1975 आते आते यहाँ सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। लेबनान की सिविल वॉर के बीच भी PLO द्वारा इजराइल को निशाना बनाना जारी था। ऐसे ही 11 मार्च 1978 को PLO के फिदायीन लड़ाकों ने इजराइल के कोस्टल रोड से गुजरती एक बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर 38 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसके जवाब में इजराइल मात्र 3 दिन बाद ही 14 मार्च 1978 को ऑपरेशन लिटानी शुरू कर लेबनान के सदर्न पार्ट में PLO पर हमला करने लगा। लेकिन इसके बाद भी PLO अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसके लड़ाके आए दिन इजराइल में घुस जाते और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के जरिए इजरायली लोगों की हत्या कर देते। इससे परेशान होकर 6 जून 1982 को इजराइल ने लेबनान में PLO की एक्टिविटीज पर फुल स्टॉप लगाने के मकसद से ऑपरेशन पीस फॉर गलीली की शुरुआत कर दी। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत के साथ लेबनान के सदर्न पार्ट पर अटैक किया, जहां उसे मैरोनाइट क्रिश्चियन के मिलिशिया ग्रुप फैलेंगिस्ट का भी साथ मिला, जो यहां से PLO को बाहर निकालकर क्रिश्चियंस की पोजीशन को मजबूत करना चाहता था। एक मोर्चे पर इजरायली आर्मी PLO के बेसिस को निशाना बना रही थी और दूसरे मोर्चे पर फैलेंगिस्ट ग्रुप पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी सेंटर को निशाना बना रहा था। दोनों ओर से किए गए हमले ने PLO की हालत खराब कर दी और उसे यहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने इस दौरान सदर्न लेबनान का काफी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था और अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को वहीं छोड़ने का निर्णय किया, ताकि यहां से इजराइल में हो रहे लगातार हमलों को रोका जा सके। यह युद्ध PLO को बेदखल करने के मकसद से किया गया था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान सदर्न लेबनान में रह रहे शिया सेक्ट को झेलना पड़ा। वो पहले से ही यहाँ काफी कमजोर थे, जो इस वॉर के बाद हाशिए पर आ पहुंचे थे। उस समय पूरा मिडिल ईस्ट सेक्ट के बेसिस पर बटा हुआ था। जिस भी देश में जिस भी सेक्ट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती, मोस्टली वहां उसी सेक्ट का डोमिनेंस होता। जैसे सऊदी अरेबिया में सुन्नी लोगों का, तो ईरान में शियास का कंट्रोल था। जहां लेबनान में शिया संप्रदाय का बुरा हाल था, तो वहीं ईरान में शिया रूल कर रहे थे। 1979 में हुए ईरानियन रेवोल्यूशन के चलते रुहुल्लाह खुमैनी ने मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को ओवरथ्रोन कर ईरान को मुस्लिम रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, जिससे वो मिडिल ईस्ट के लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके थे।
खुमैनी भी एक शिया थे जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में शिया कम्युनिटी को ऊपर उठते हुए देखना चाहते थे। लेबनान की सिचुएशन से खुमैनी बेहद नाखुश थे। वो इजराइल और वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ एक ऐसे संगठन को देखना चाहते थे जो इजराइल की आंखों में आंखें डालकर उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। ऐसे ही 1982 में उन्हें लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नाम से शियास का एक उभरता हुआ ग्रुप दिखा, जिसका गोल लेबनान से इजराइल को खदेड़कर वहां इस्लामिक रिपब्लिक को स्टैब्लिश करना था। हिजबुल्लाह खुमैनी के कारनामों और विचारों से काफी इंस्पायर्ड था। वही खुमैनी को भी हिजबुल्लाह इजराइल और वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस लगा। इसलिए उन्होंने हिजबुल्लाह को फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेन करने के लिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 1500 इंस्ट्रक्टर्स को लेबनान भेजा। इसका असर ये हुआ कि हिजबुल्लाह तेजी से लेबनान में ग्रो करने लगा और लोकल लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए वो यहाँ कई हॉस्पिटल और स्कूल्स खोलने लगा। उसने इस तरह के कई डेवलपमेंट से जल्दी ही शियास के साथ साथ यहाँ के सुन्नी लोगों का भी विश्वास जीत लिया। लेबनान में अपनी पकड़ मजबूत करने और खुद को ताकतवर बनाने के बाद अब हिजबुल्लाह का पहला मकसद अमेरिका और फ्रांस की सेना को लेबनान से बाहर खदेड़ने का था, जो यहाँ कई सालों से जारी सिविल वॉर के वक्त से तैनात थी। हिजबुल्लाह को अब किसी भी तरह का फॉरेन इंटरफेरेंस कांटे के समान चुभने लगा था और वो उसे निकाल फेंकने के लिए हर हद तक गुजर जाने को तैयार बैठा था। इसी मकसद के साथ उसने 23 अक्टूबर 1983 की सुबह कुछ ऐसा कारनामा किया कि लेबनान का शहर बेरूत 2 जोरदार हमलों से कांप उठा। पहला हमला बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन मरीन फोर्स के बैरक में हुआ, जहां एक्सप्लोजिव से भरे ट्रक ने घुसकर इतना जोरदार धमाका किया कि एक ही झटके में 241 अमेरिकी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए। उस दिन मौत का ये तांडव यही नहीं रुका और लगभग उसी समय पर यहाँ से 2 माइल की दूरी पर फ्रेंच बैरक में भी कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 58 फ्रेंच पैराट्रूपर्स की जान चली गई। हिजबुल्लाह के इन आत्मघाती हमलों से आतंक की दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लगा। अपनी दहशत को कायम रखने के लिए उसने हमलों की एक सीरीज शुरू कर दी। आगे चलकर हिजबुल्लाह ने कुवैत में हमले करवाए, कई एरोप्लेन्स हाईजैक किए और अनेकों पॉपुलर पर्सनैलिटीज को हॉस्टेज बनाकर इजराइल समेत दुनिया की बड़ी ताकतों को ये जाहिर कर दिया कि वो कितना खूंखार और ताकतवर है। वही अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज ने हिजबुल्लाह की टेररिज्म एक्टिविटीज को देखते हुए उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने लेबनान में अमेरिका और फ्रेंच आर्मी को निशाना बनाना जारी रखा। इससे तंग आकर दोनों देशों ने अपनी आर्मी को लेबनान से वापस बुला लिया, जिसे हिजबुल्लाह ने अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया। अब हिजबुल्लाह के सामने इजराइल के रूप में उसका एक ही दुश्मन बाकी रह गया था। इजराइल ने क्योंकि सदर्न लेबनान का काफी हिस्सा कैप्चर किया हुआ था, इसलिए वक्त वक्त पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमलों का सिलसिला चलता रहता था। हिजबुल्लाह न केवल इजराइल को लेबनान से खदेड़ना चाहता था, बल्कि वो इजराइल के अस्तित्व को भी मिटा देने का मकसद लिए बैठा था। इस तनातनी में दोनों के बीच 3 सालों तक घमासान चलता रहा। इस दौरान जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मार गिराया, तो वही हिजबुल्लाह ने भी उसके कई सैनिकों को बेमौत मार डाला था। हिजबुल्लाह के अटैक्स का आउटकम ये हुआ कि इजराइल को 1985 में सिडोन समेत लेबनान के कुछ हिस्सों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। हालांकि इजराइल ने सदर्न लेबनान के बाकी के हिस्सों में अपनी सेना को बरकरार रखा। इसके जवाब में इसी साल हिजबुल्लाह ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उसने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर उसे डिस्ट्रॉय करने का ऐलान कर दिया। साथ ही उसने ईरान के प्रति हमेशा वफादार रहते हुए लेबनान में इस्लामिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की भी घोषणा की। इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच हिजबुल्लाह का ध्यान लेबनान के सत्ता पर भी था। 15 सालों से लगातार जारी लेबनीज सिविल वॉर में करीब 1.5 लाख लोगों की जान चले जाने के बाद आखिरकार 1990 में उस पर फुल स्टॉप लग गया था। इसके 2 साल बाद 1992 में लेबनान में इलेक्शंस होने थे। हिजबुल्लाह ने इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिए। उसने यहाँ जमकर चुनाव प्रचार किए, जिसमें उसने शिया कम्युनिटी के लोगों से बड़े बड़े वादे किए
और उन्हें लेबनान की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंची पोस्ट दिलवाने का भरोसा दिलवाया। साथ ही वो सदर्न लेबनान में इजरायली इन्वेजन से मुक्ति दिलवाने का प्रॉमिस कर यहाँ की बड़ी आबादी को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। इस चुनाव में हिजबुल्लाह ने 8 सीटें जीतकर यहाँ की पॉलिटिक्स में जोरदार एंट्री मारी। ईरान की मदद से पहले ही स्ट्रॉन्ग हिजबुल्लाह अब पॉलिटिकली भी पावरफुल हो चुका था। इसके बाद उसने इजराइल के अगेंस्ट एक्टिविटीज तेज करते हुए 1992 में अर्जेंटीना में स्थित इजरायली एम्बेसी में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 29 लोग मारे गए और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने ऐसा करके अपने सेक्रेटरी जनरल अब्बास अल मुसावी की हत्या का बदला लिया था, जिसे कुछ महीने पहले इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। मुसावी की मौत के बाद हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह बन चुका था, जिसकी लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने अगले साल छोटे छोटे सैन्य हमलों के जरिए नदन इजराइल को निशाना बनाकर उसके कई सैनिकों को मार गिराया। हिजबुल्लाह इस तरह अब सदर्न लेबनान के साथ साथ इजराइल के अंदर भी उसको नुकसान पहुंचाने लगा था, जिससे इजराइल गुस्से से बिलबिला उठा और 1993 में लेबनान पर अटैक करने के लिए उसने ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी नाम का एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जो 7 दिनों तक चला। इजराइल ने सदर्न लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की, ताकि हिजबुल्लाह इतना कमजोर पड़ जाए कि वो सदर्न लेबनान में बेस बनाकर उस पर अटैक्स करने की हालत में ना रह सके। साथ ही इजराइल लेबनान की गवर्नमेंट पर भी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट एक्शन लेने का प्रेशर बनाने लगा। इजराइल के इस हमले का अंजाम ये हुआ कि लेबनान में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए और हजारों बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल गई। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और उसने इजराइल का डटकर मुकाबला कर लोकल लोगों की खूब सहानुभूति बटोरी। हिजबुल्लाह ने इजराइल का ध्यान लेबनान से हटाने के लिए 18 जुलाई 1994 को अर्जेंटीना में एक और बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसमें एक जूस कम्युनिटी सेंटर को निशाना बनाया गया। इस हमले में 85 यहूदी मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन हमलों से हिजबुल्लाह के कॉन्फिडेंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इस दौरान उसे लगातार ईरानियन असिस्टेंस भी मिल रहा था, जिसका इस्तेमाल वो एडवांस वेपन और रॉकेट्स खरीदने पर कर रहा था। हिजबुल्लाह के बढ़ते दबदबे और इजराइल का डटकर सामना करने से हजारों की तादाद में यूथ उसे ज्वाइन कर रहा था। इस तरह हिजबुल्लाह के दसियों हजार लड़ाके हो चुके थे और वो रॉकेट्स, मिसाइल्स और बंदूकों समेत लगभग 1 लाख सैन्य सामानों का मालिक बन चुका था। हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत इजराइल के लिए नाक का सवाल बन चुकी थी, जिसे वो कई प्रयासों के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपनी असफलताओं को धोने के लिए 11 अप्रैल 1996 को इजराइल ने ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ की शुरुआत कर हिजबुल्लाह को मिटाने की एक और कोशिश की। लगातार 16 दिनों तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले करते हुए उसके कई रॉकेट लॉन्च साइट्स और बंकर्स बर्बाद कर दिए। इजराइल यही नहीं रुका, बल्कि उसने 18 अप्रैल को काना विलेज के पास यूनाइटेड नेशंस के कंपाउंड में शरण लिए 800 सिविलियंस के ठिकाने पर भी बमबारी कर दी, जिसमें 106 लेबनानी नागरिक मारे गए। मरने वालों में 37 बच्चे भी शामिल थे। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना होने लगी, जिससे इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ मजबूरन एक एग्रीमेंट करना पड़ा, जिसे ग्रेप्स ऑफ रैथ अंडरस्टैंडिंग और इजरायली लेबनीज सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों ने सिविलियन एरियाज में किसी भी तरह का हमला न करने का वादा किया। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी टेंशन के बीच अमेरिका ने अपनी दोस्ती सऊदी अरेबिया से काफी बढ़ा ली थी। यहाँ बढ़ता अमेरिकन इन्फ्लुएंस ईरान को खटकने लगा था, जिसके खिलाफ एक्शन लेने का काम उसने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को सौंपा। हिजबुल्लाह ने अपने नेटवर्क का सहारा लेते हुए 25 जून 1996 की रात को सऊदी के खोबार टावर्स में स्थित अमेरिकन मिलिट्री बेस को 5000 पाउंड्स के एक्सप्लोजिव से भरे ट्रक से उड़ा दिया। इस हमले में 19 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए, जबकि 500 से ज्यादा घायल हो गए। हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत अमेरिका और इजराइल के गले की फांस बनती जा रही थी। उसे कमजोर करने के लिए उसके स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को तोड़ना जरूरी हो गया था। इसलिए साल 1999 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर अली दीप की हत्या कर दी। इजराइल ऐसे ही हिजबुल्लाह के कई और हाई प्रोफाइल कमांडर्स को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना चाहता था, लेकिन इजरायली गवर्नमेंट के अगले एक्शंस में उसके ही देश में हो रहा 4 मदर्स नाम का एंटी वॉर मूवमेंट बहुत बड़ी बाधा बना हुआ था।
ये मूवमेंट तब शुरू हुआ था जब 2 साल पहले 1997 में सदर्न लेबनान के अंदर एक ऑपरेशन के दौरान इजराइल के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे, जिसमें इजराइल के 73 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। इजराइल ने सदर्न लेबनान में जब से सिक्योरिटी जोन बनाना शुरू किया था, तब से यहाँ इजराइल के 900 से भी ज्यादा सैनिकों की जान चली गई थी। सैनिकों के मरने की बढ़ती तादाद और कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी नतीजे पर ना पहुंचता देख इजरायली सरकार के खिलाफ नदर्न इजराइल की पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस गुस्से ने 4 मदर्स मूवमेंट का रूप ले लिया, जिसमें शहीद सोल्जर्स की मदर्स एंड वाइफ्स भी शामिल थी, जो इजरायली गवर्नमेंट से इस जंग को खत्म कर लेबनान से इजरायली सेना को वापस बुलाने की मांग कर रही थी। लगातार बढ़ते पब्लिक प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते 24 मई 2000 को इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना को वापस बुला लिया। इजराइल के इस फैसले को हिजबुल्लाह ने अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया। 1992 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान उसने इजराइल को लेबनान की सीमा से बाहर निकालने का जो वादा जनता से किया था वो पूरा हो चुका था, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी में और भी इजाफा होने लगा। 1948 के बाद से अरब देश इजराइल से कई बार भिड़ चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें इजराइल से शिकस्त खानी पड़ी थी। उनके हिस्से ये पहली जीत हिजबुल्लाह के प्रयासों से आई थी, जिसने इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस जीत का हकदार ईरान भी था, जो हिजबुल्लाह के ओरिजिन से ही उसको हर संभव मदद पहुंचा रहा था। इजराइल को लेबनान से गए 6 साल बीत चुके थे। इस दौरान हिजबुल्लाह की ताकत काफी बढ़ चुकी थी। उसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2005 में लेबनान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रफीक हरीरी की जब एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हुई, तो इसके पीछे भी हिजबुल्लाह का ही हाथ माना गया। हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप्स में से एक बन चुका था। उसके पास अब हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार हो चुका था और अब वो उसकी जोर आजमाइश इजराइल के खिलाफ करना चाहता था। ऐसे ही मौका पाकर साल 2006 में हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स ने इजरायली टेरिटरी में घुसकर 3 इजरायली सोल्जर्स की हत्या कर दी और 2 सोल्जर्स को हॉस्टेज बना लिया। इन हॉस्टेज के बदले में हिजबुल्लाह इजराइल की जेलों में कैद अपने सहयोगियों की रिहाई चाहता था, लेकिन इजराइल उसकी इस हरकत से तिलमिला उठा। अपने सोल्जर्स की दिन दहाड़े हत्या और गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान की कैपिटल सिटी बेरूट और साउथ लेबनान के हिजबुल्लाह इन्फ्लुएंस इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स तेज कर दी, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ साथ वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होने लगा। इस बार इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कुचल देना चाहता था, ताकि उसके लिए लेबनान की ओर से फ्यूचर में कोई भी खतरा ना बच पाए। वही इस बार हिजबुल्लाह भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरा हुआ था। उसने इजराइल को सरप्राइज करते हुए उसके नदन प्रोविंस में करीब 4000 रॉकेट्स और मिसाइल्स दागकर भारी तबाही मचा दी। पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। लाखों नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपना पड़ा। एक तरफ हिजबुल्लाह नदन इजराइल में अटैक्स कर रहा था, तो दूसरी ओर इजराइल लेबनान में कहर बरसा रहा था। इस तरह करीब 34 दिनों तक दोनों ओर से ये खूनी खेल जारी रहा, जिसमें 1100 लेबनीज सिविलियंस और हिजबुल्लाह लड़ाकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 120 इजरायली सोल्जर्स भी अपने देश के लिए शहीद हो गए। इस युद्ध में भी इजराइल जीत हासिल नहीं कर सका था और यूएन के बीच बचाव के बाद उसे यहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 2006 के बाद कई सालों तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में तो कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दोनों बाहरी देशों में एक दूसरे को निशाना बनाते रहते थे। इजराइल को काफी सालों से 1992 और 1994 के अर्जेंटीना बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड इमाद मुगनिये की तलाश थी। बड़ी मशक्कत के बाद CIA और मोसाद ने उसे 2008 में सीरिया की राजधानी दमास्कस में ट्रैक कर मार गिराया। इस तरह इजराइल हिजबुल्लाह के अंदर अपना खौफ बिठाना चाहता था कि वो जब चाहे जहां चाहे अपने दुश्मनों को ढेर कर सकता है। हिजबुल्लाह दुनिया की नजरों में एक बार फिर तब आया जब साल 2011 में सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। इस वॉर में ईरान ने सीरियन गवर्नमेंट की मदद करने का फैसला किया, जिसे उसका प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी फॉलो करते हुए बशर अल असद के सपोर्ट में वहां के लोकल मिलिटेंट ग्रुप के अगेंस्ट लड़ने लगा।
करीब 2 साल बाद इस सिविल वॉर में सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ आईसिस भी खड़ा हो गया। उस समय आईसिस का चीफ अबू बकर अल बगदादी था, जिस पर हिजबुल्लाह इजराइल का एजेंट होने का आरोप लगाता रहता था। सीरियन सिविल वॉर में आईसिस सीरियन गवर्नमेंट को निशाना बना रहा था, जबकि हिजबुल्लाह सीरियन गवर्नमेंट को डिफेंड करने में लगा था। दोनों के अलग अलग मकसद होने से दोनों एक दूसरे को निशाना बनाने लगे, जिससे सीरिया में काफी सालों तक दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। 2014 तक हिजबुल्लाह दुनिया के कई देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो चुका था। साथ ही वो कई देशों में ड्रग तस्करी कर काफी कमाई करने लगा था, जिसका इस्तेमाल वो खुद को और पावरफुल बनाने में कर रहा था। इस बीच मिडिल ईस्ट में एक और मिलिटेंट ग्रुप हमास तेजी से उभर रहा था, जो गाजा स्ट्रिप में काफी मजबूत हो चुका था और 2023 तक कई बार इजराइल से टक्कर ले चुका था। इजराइल से उसकी दुश्मनी के कारण ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ साथ उसे भी सपोर्ट कर अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा बना लिया था। इस भारी सपोर्ट से हमास का हौसला बढ़ चुका था और उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल को सरप्राइज करते हुए उस पे लार्ज स्केल पर हमला शुरू कर दिया। हजारों रॉकेट्स एक साथ दाग दिए गए और हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सीमा में घुसकर 1200 लोगों की जान ले ली, जबकि 250 लोगों को वो हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले गए। अचानक से हुए इस हमले से इजराइल का खून खौल उठा, जिसके बाद इजराइल हमास को घेरने के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करने लगा। जहां ईरान हमास को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा था, तो वही हिजबुल्लाह हमास के सपोर्ट में इजराइल पर उसके नदर्न साइड से मिसाइल अटैक करने लगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को ऐसा ना करने के लिए कई बार वार्न किया, लेकिन जब हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक्स करने लगा, जिसमें हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स ढेर हो गए। इजराइल जानता था कि हमास और हिजबुल्लाह तो केवल प्यादे हैं, उनके पीछे ईरान है, जिसके ऑर्डर पर उस पर अटैक हुआ था। इसलिए इजराइल ने अप्रैल 2024 में सीरिया में ईरानियन कंसुलेट को निशाना बनाकर उसके 2 IRGC जनरल समेत कई डिप्लोमेट्स की हत्या कर दी। इजराइल ने आगे भी अटैक्स जारी रखते हुए 31 जुलाई 2024 को ईरान में मौजूद हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये को मौत की नींद सुलाकर ईरान और हमास को एक साथ झटका दिया। इसके बाद सितंबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर अटैक की एक सीरीज शुरू कर हिजबुल्लाह के कई मेंबर्स को मार दिया। सितंबर महीने के आखिरी दिनों में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी एयर स्ट्राइक कर मार गिराया। इस तरह इजराइल ने हिजबुल्लाह को हिलाकर जरूर रख दिया, लेकिन इससे ना तो कॉन्फ्लिक्ट रुका और ना ही हिजबुल्लाह की कहानी खत्म हुई। जहां हिजबुल्लाह और हमास के बदले के लिए अब ईरान भी इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करने लगा है, तो वही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इजराइल को निशाना बनाने में लगा हुआ है। दशकों से होते आ रहे इन हमलों को देख यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद आगे भी दशकों तक ये खूनी संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा।